सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसके सन 2016 में जो पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का पेपर का सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व कराया था। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अदर पेपर देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी लिंक। वहाँ पर हम सन 2016 के लगभग सभी जो है वो पेपर सॉल्व करा चुके हैं। केवल हमारा ये समावेशी जो शिक्षा है उसका पेपर बचा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन, और सेकंड पार्ट में हम इसके जो है वो सारे लघु उत्तरीय प्रश्न का हल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि सामान्य बच्चे होते हैं। तो बात करें सामान्य बच्चों की, तो ये जो है वो 90 से 110 IQ वाले होते हैं। ये जो है वो प्रतिभा का स्तर होता है। 90 से 110 IQ वाले जो है वो सामान्य बच्चों की श्रेणी में आते हैं। 90 से नीचे वाले जो है थोड़ा सा सामान्य बच्चों की तुलना में जो है वो कम कह सकते हैं, मानसिक स्तर से तेज होते हैं। और 110 के ऊपर जो है वो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे उनकी जो श्रेणी है उसमें वो आते जाते हैं। तो ये एक कैटेगराइज किया गया है उनके मानसिक लेवल के अकॉर्डिंग। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उसको दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। तो ये बताया है हैबिट ने, यानी कि उत्तर नंबर आ जो है हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि आंशिक शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं उसको विभाजित किया जा सकता है। तो कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? इसे किया जा सकता है 4 वर्गों में। आंशिक शारीरिक जो अक्षम बच्चों वाला हमने वीडियो बनाया तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई भी थी। बात करते हैं चौथे प्रश्न की, आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। तो किसकी सहायता से? ये पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से। उत्तल लेंस क्या करता है? कोई जो छोटी चीज़ें होती है उसको बड़ा करके जो है वो दिखाता है। आपने देखा भी होगा, जैसे कि हाथ की रेखाएं वगैरह पढ़ते हैं, हाथ में एक लेंस पकड़ के जो है वो हाथ में देखते हैं, तो वो हमारा उत्तल लेंस ही होता है। अवतल लेंस क्या होता है? जो हमारे चश्मे में लगा होता है, जो टेस्टेड चश्मा पहनते हैं उसमें जो है वो अवतल लेंस होता है। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। मतलब जो उनके अंदर सुनने की क्षमता है वो कम है, तो किस कारण हो सकता है? यानी कि अगर उनमें कोई कमी है तो कौन कौन से उनमें कारण हो सकते हैं? तो कान से बाहर भी कोई कारण हो सकता है, कान के अंदर भी कोई दोष हो सकता है, इसके अलावा कान के मध्य में भी कोई दोष हो सकता है। तो हम कह सकते हैं हमारा उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। और इन सभी के बारे में हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस में, यानी कि अलग से जो टॉपिक वाइज वीडियो उनमें बात कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो समावेशी शिक्षा नाम से प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से जो है आप सेपरेट वीडियोज़ देख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि पूर्ण तथा गहन श्रवण बाधित बच्चे का सुनने का जो डेसिबल होता है वो स्तर कितना होता है? तो ये होता है हमारा 90 से 100 डेसिबल तक। ये पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों के डेसिबल का स्तर होता है। हमने एक वर्गीकरण वाला वीडियो बनाया था, उसमें हमने सभी स्तर जो है वो आपको बताए भी थे कि किसमें जो है वो कितना स्तर होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित जो बच्चे हैं उनकी विशेषता नहीं है, हमें बताना है। तो इसमें कौन सी नहीं है? अस्थिबाधित की बात की जा रही है, यानी कि हकलाना जो है वो अस्थिबाधित श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा बात करें कौन कौन सी विशेषता है, तो मेरुदंड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका वक्र होना, विकृत नितंब, और इसके अलावा पाव फिरा जो है ये सभी जो है वो अस्थिबाधित बच्चों की श्रेणी में या उनकी विशेषता के अंतर्गत आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो कितनी होती है? ये होती है हमारी 140 या इससे अधिक। अभी हमने ऊपर बात की थी जो सामान्य बच्चे थे उनकी होती 90 से 110 IQ वाले, इसी प्रकार जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें 140 या इससे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से जो है वो सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो कहा गया था स्किनर के द्वारा। स्किनर की हमने आपको डेफिनेशन भी अभी इससे पहले जो हम समावेशी शिक्षा में बता रहे हैं वहाँ पर डेफिनेशन भी बताई थी। तो स्किनर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनकी जो डेफिनेशन है आपको याद होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन जो है वो कार्ल रोजर्स के द्वारा जो है वो दिया गया था।
अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु जो है वो सहायता दी जाती है। तो किसके माध्यम से दी जाती है, हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये दी जाती है वार्तालाप के माध्यम से, क्योंकि आप परामर्श देते हैं कहीं ना कहीं वार्तालाप करके, कन्वर्सेशन करके जो है वो अपनी जो परामर्श है वो दूसरे को प्रदान करते हैं। तो वही लिखा है कि परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है वार्तालाप के माध्यम से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि परामर्शन एवं निर्देशन देने वाली जो संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है इलाहाबाद में। हमारा उत्तर नंबर द सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है। तो ये करता है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार जो है वो रिपीट भी होते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की कि विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में जो है वो प्रमुख रूप से सहायक है। तो कौन सहायक है, ये जो है वो निर्देशन एवं परामर्श जो है वो सहायक है। बात करते हैं अगले और लास्ट बहुविकल्पी की कि निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। तो क्या बताया जा सकता है, इसके द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है और इसके साथ साथ क्या करने योग्य नहीं है। यानी हम कह सकते हैं हमारा उत्तर नंबर सा, यानी कि क्या करने योग्य और क्या ना करने योग्य है, ये दोनों ही उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर नंबर सा जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। बात करते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कि शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में, जो शिक्षक हैं या जो प्रशिक्षु हैं वो प्रशिक्षण अवधि में यानी कि ट्रेनिंग जो पीरियड होता है उसमें समावेशी जो शिक्षा होती है उस पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य हमें बताने हैं समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के। तो पहला हमारा उद्देश्य हो जाएगा कि वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सके, क्योंकि जब वो उनकी रुचियां समझेंगे, उनका किस में इंटरेस्ट है, इसके साथ साथ उनकी क्या समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ें जब समझ पाएंगे तभी वो उनके अनुसार बच्चों को ट्रीट कर पाएंगे। तो पहला हमारा यही उद्देश्य हो जाएगा कि वो जो है वो बच्चों से परिचित हो सकें। और दूसरा हमारा पॉइंट है कि वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सकें। समावेशी बालकों के अंतर्गत जो हम समावेश करते हैं विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभा वाले बच्चे होते हैं, तो उनके प्रति जो है वो धैर्यवान हो सके, उनको सिखाने के प्रति धैर्यवान हो सके, उनको तो धैर्यवान होकर जो है उनकी जो शिक्षा है उसको परिपूर्ण कर सके। ये जो है हमारा दूसरा उद्देश्य हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है हम शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों और उसके साथ साथ बौद्धिक भिन्नता वाले, यानी कि आप देख रहे हैं विभिन्न स्तर के जो लोग हैं उनको शामिल किया जाता है। मतलब ये नहीं केवल कि शारीरिक स्तर पर, ऐसा नहीं केवल मानसिक स्तर पर, ऐसा नहीं केवल भावात्मक स्तर पर, सभी स्तरों पर जो भिन्नता होती है उन सभी को जो है हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 की कि सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। मानसिक स्तर पर उनमें कौन कौन सी भिन्नताएं होती हैं जिनके आधार पर हम उनको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो बात करते हैं उत्तर की। तो धीमी गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, बहुत से बच्चे जो हैं वो धीमी स्तर से सीखते हैं, उनका मानसिक लेवल लो होता है। बाकी हम ऑलरेडी इसको इतना डिस्कस करके जो है वो सेपरेट वीडियोस में बात कर चुके हैं कि धीमी गति से बच्चे जो सीखने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, सारी चीज़ें। इसके अलावा बुद्धि लब्धि का जिनका निम्न स्तर होता है, इसके अलावा ध्यान केंद्रण की समस्या भी होती है। हमने बताया था कि आप जो है टीचर कोई पढ़ा रहा है तो क्या होता है, बहुत से बच्चे जो है होते तो प्रेजेंट वहाँ पर हैं, तो परंतु उनका जो दिमाग होता है वो कहीं और लगा होता है, तो जिसके कारण ध्यान केंद्रण की जो क्षमता होती है उनकी वीक होती है, या कह सकते हैं जो आप चीज़ पढ़ा रहे हैं वो उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसी के अलावा सृजन क्षमता की भी कमी होती है। सृजनात्मकता को हम कहते हैं क्रिएटिविटी, किसी चीज़ में आप कितना एक्स्ट्रा जो है वो सोच सकते हैं, उसमें नई चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्रिएटिविटी में देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मानसिक भिन्नताओं को दर्शाती हैं जो कि सामान्य बच्चों में होती हैं। तो ये सब भी हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे जो सामान्य बच्चों की तुलना में
अन्य बच्चों को जो हम रखते हैं जो कि मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग भिन्न होते हैं या मानसिक भिन्नताएं उनमें पाई जाती हैं, वो सारे पॉइंट्स ये हमारे हो जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की कि सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहले हमारी विशेषता हो जाएगी कि बुद्धि जो है वो सामान्य होती है और दूसरी की वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो है वो परिपक्व होते हैं, यानी कि हम जिसको कहते हैं इंग्लिश में मैच्योर होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 की कि पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। तो बात करें पिछड़े बच्चों की, तो जो अपने कार्य में अपना सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं, सिंपल सी भाषा में वही हमारे पिछड़े बच्चों की श्रेणी में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेट, सीटेट, इन सभी जो एग्ज़ाम है इनमें भी पूछा जाता है। तो क्या है हमारा कि वास्तविक आयु बराबर मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि गुणे 100, ये जो है वो बच्चे की वास्तविक आयु निकालने का सूत्र होता है। तो अगर आपको नहीं याद है तो इसको एकदम रट लीजिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। क्या क्या होते हैं प्रकार, इनके अंतर्गत भी हम सारा पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं। तो बात करें इनके प्रकारों की, तो पहला हो जाएगा हमारा दृष्टिबाधित, दूसरा हो जाएगा हमारा वाणी बाधित जिसको हम कहते हैं वाक दोष, तीसरा हो जाएगा हमारा श्रवण बाधित यानी कि सुनने से रिलेटेड, और चौथा हो जाएगा हमारा अस्थि बाधित। तो ये 4 जो है वो आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की जो क्षमता है वो कितनी होती है। तो ये होती है 20/70 या -20/200। ये 20/70 क्या है, ये दर्शाता है कि 70 अगर सामान्य बच्चा देख रहा है तो जो 20 है वो दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्र की देखने की क्षमता को दर्शाता है। तो ये चीज़ हम जो दृष्टिबाधित वाला जो टॉपिक था उसमें हम आपको बता भी चुके हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 की कि वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक दोष जो कि अभी हमने ऊपर बताया वाणी बाधित को ही कहते हैं। तो जब बालक जो है वो अपने भावों को या विचारों को जो है वो शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर पाता है तो हम उसे वाक दोष कहते हैं। वाक दोष मतलब वाणी से रिलेटेड, और जब बोलने में वो कह सकते हैं किसी प्रकार की समस्या उसको उत्पन्न हो रही तो वही हमारी वाक दोष के अंतर्गत आ जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। अब अस्थिबाधित है यानी कि हड्डियों से रिलेटेड जो है या अस्थियों से रिलेटेड कोई बच्चे में जो है कोई समस्या है तो हम उसकी पहचान किस प्रकार कर सकते हैं उसके हमें पॉइंट्स लिखने हैं। तो पहला हमारा है मेरुरज्जु का वक्र होना। मेरुरज्जु हमने अभी बताया आपको यही कि जो ऑप्शन में हमारा क्वेश्चन आया था रीढ़ की हड्डी वाला। इसी प्रकार विकृत नितंब, आगे है हमारा पाँव फिरा, फिर है दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, इसके अलावा हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, ये सभी जो है वो इनके लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि असुविधा संपन्न जो समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं। तो इसके अंतर्गत गरीब, अनाथ, श्रमिक आदि के जो बच्चे हैं वो आते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा वर्ड लिखा है असुविधा संपन्न समूह, यही जो है वो हमें साफ साफ ये चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है कि जिन्हें कह सकते हैं सारी सुविधा नहीं प्रदान होती हैं, प्राप्त होती हैं, या कह सकते हैं जो सामान्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं वो कौन कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वही हमारा पूछ रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 की कि निर्देशन एवं परामर्श जो है वो किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है। तो ये जो है वो बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करता है। जैसे कि भविष्य का मार्ग कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि निर्देशन या परामर्श यदि कोई शिक्षक छात्र को देता है तो कहीं ना कहीं उसका जो भविष्य निर्माण है उसको लेकर ही उसके भले के लिए ही जो है वो दिया जाता है। निर्देशन जो टॉपिक हमने सेपरेट वीडियो बनाया था जहाँ पर निर्देशन का अर्थ हमने बताया था, वहाँ पर हमने बताया था स्किनर की डेफिनेशन की, जो उन्होंने बताया था कि ये जो है वो बालकों को या जो व्यक्ति है वो जो है वो सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिया जाता है। तो सहायता कैसे प्राप्त हो रही, कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति जो है वो निर्देशन या परामर्श देता है जिसको दिया जाता है कहीं ना कहीं उसके भविष्य का निर्माण में सहायक होता है। तो हम कह सकते हैं बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में। इसके अलावा बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में भी जो है ये आवश्यक हो जाता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि परामर्श के क्या उद्देश्य हैं। तो व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए सहायता करना जो है वो परामर्श के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिक तैयार हो सकें, इसके लिए मनोविज्ञान जो शाला है उसमें एक सक्रिय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसे हम डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी कहा जाता है। तो डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारा जो बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था उसमें पूछे भी गए थे। एक NPEGEL पूछा गया था, इसके अलावा PMOST वगैरह भी पूछे गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। बात करते हैं अगले और लास्ट अति लघु क्वेश्चन नंबर 30 की कि पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में तथा अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में जो है वो पर्यवेक्षण आवश्यक है। सिंपल सी लाइन है, तो आप इजीली तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आज के फर्स्ट पार्ट में इतने ही। अगले पार्ट में हम लघु उत्तरीय प्रश्न के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।